देखो यार एंग्लो ईस्टर्न में ना, अब सब शांत हो यार थोड़ी देर के लिए। एंग्लो ईस्टर्न में क्या होता है कि मैथमेटिक्स पहले पूछा जाता था अच्छा खासा 11th-12th का, बट अभी कोई मैथमेटिक्स जैसी चीज नहीं है। ये बेसिकली क्या पूछते हैं, एप्टीट्यूड ही पूछ रहे होते हैं। जैसे क्वेश्चन तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/x प्लस 4/5x इक्वल टू 2/x+5। तो बोलेगा कि बताओ x क्या है। अब ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं कि 11th-12th का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा 9th-10th का क्वेश्चन है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा तो यस, एलसीएम ले लो। ठीक है, अब जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 4, इधर आ जाएगा 2/x+5, और फिर उसके बाद 9/5x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर बताओ सॉल्व करके। 45। इसने भाई 45 बताया, सब लोग कंफर्म करो सही है कि नहीं है। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, जो आधार कार्ड बनवा करके भी आ रहे हैं उनसे भी। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए तो ये सब गैंग लेके क्यों गया था? क्या ऑफिसर की कॉलर पकड़ेंगे कि बनाया क्यों नहीं तूने अब तक? 45 आ गया ना आंसर। देखो इसका फायदा यह है कि कई बार यही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं तुमसे ही आंसर निकलवाऊंगा और तुम्हें याद करवा दूंगा, ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो तुम्हें सोचना ना पड़े, तुम फटाक से आंसर पिक करो और आगे निकल जाओ। गुड, आगे चलते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 5, 11, फिर यहाँ लिखा है x, और फिर लिखा है 29 और 41। बोल रहा है कि बताओ x की जगह पर क्या आएगा। 19 कैसे आएगा 19? यहाँ पे जो डिफरेंस दिखा वो 4 का दिखा, यहाँ दिखा 6 का, तो हमने 8 का डिफरेंस लगाया, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली 10 का डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप 19 रखोगे तो आंसर मैच कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ जाता है। कई बार डिफरेंस मेथड से ही चल रहे होते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है GA4HHH, बी ऑप्शन। कैसे आ रहा है बी ऑप्शन? ठीक है, सब लोग पहला पहला लेटर देखोगे GHIJ, तो के से स्टार्ट, और के से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे केवल एक ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का काल आ गया। अब ये है, देखो ये फिगर वाले जो डायग्राम होते हैं ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो बोल रहा है कि रेफरेंस फिगर को देखो, आप ध्यान से देखोगे ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, फिर 45, अच्छा यहां से 45 डिग्री हुआ, फिर कितना हुआ 135 हो गया, फिर 45, फिर 135, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। पहले 45, फिर 135, फिर 45, फिर 135। तो तुम इसको पूरे को ऐसे देख सकते हो कि हम एक लाइन बना लेते हैं। ये जो पत्ती बनी थी इसके लिए लाइन बनाई, तो ये पत्ती ऐसे बन गई, 45 रोटेट हो गई है। और अब ये पत्ती नीचे आ गई है, मतलब यहां से नीचे आने के लिए 135 रोटेट हुई होगी। तो ये कुछ ऐसा हुआ 45, फिर 135, फिर 45। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। जनरली ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमंग 34 डजन 34 डजन 408 pieces of apple, the supplier unknowingly packed 4 pieces of rotten apple। rotten apple मतलब सड़े हुए सेब जो थे, ठीक है, along with the fresh one के साथ में सड़े हुए सेब उसने डाल दिए 4 गलती से। The rotten apples during the transport affected 37 fresh apple। कितनी गहरी बात है यहाँ पे, केवल 4 सड़े हुए एप्पल थे, लेकिन जर्नी जो चल रही थी, ट्रैवल जो चल रही थी, उन्होंने 37 एप्पल को और सड़ा दिया। ठीक है, विच स्टार्टेड टू रॉट फर्दर ड्यू टू ओवर पैकिंग। अच्छा नहीं, विच स्टार्टेड टू रॉट फर्दर ये खत्म हो गया। ड्यू टू ओवर पैकिंग, आगे की इंफॉर्मेशन, ओवर पैकिंग की वजह से जो 13 पीसेस थे वो क्रश हो गए। ओवर पैकिंग की वजह से वो पिचक जाते हैं ना, दब जाते हैं, तो वो क्रश हो गया एप्पल। If the receiver paid only for apples received in fresh, intact condition, how many apples did he pay for? कैसे?
54 सड़ गए। चार तो पहले वो खराब ही थे, उसके ऊपर 37 और खराब हो गए, और ओपर पैकिंग की वजह से 13 पीसेस जो थे वो हो गए, गड़बड़ हो गए। हाँ अब ठीक है। अच्छा ये तो खैर, ये तुम लोगों को देखने पड़ेंगे यार, ये मैंने वैसे पेपर शेयर कर दिए, तो ये मेडिटेरियन, ये चीज वो लोग उसमें भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में भी, तो ये सब याद रख लेना पहले से ही। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो उसका डायग्राम तुम्हें हो सकता है ज्यादा अच्छी तरीके से दिख ना रहा हो, तो मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूँ। इसमें से दो सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, और ये दो सर्कल में ये इन दोनों का सेंटर है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है। ये एक पॉइंट है पी यहाँ पे, और इस पॉइंट पी से इस पे एक टेंजेंट डाली है इसने ऐसी, ये है पी क्यू, ठीक है, और दूसरे वाले पे टेंजेंट डाली है यहाँ पे, दैट इज आई थिंक पी आर, यस दिस इज ओ। ये ओ क्यू जो होगा ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पे होगा, ये जो ओ आर होगा ये भी कैसा होगा, ये भी 90 डिग्री पे होगा, और ये शायद इसने दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 2, और ये वाला ऑब्वियसली 3, ऐसा दिया हो। वो 3 दिख नहीं रहा है लेकिन वो है 3, ये 3 जैसा दिख नहीं रहा लेकिन ये 3 ही है। तो वो बोल रहा है कि पी आर, पी आर मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी ये निकालनी है अपने को। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये 4 3 है तो ये ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। अब यहाँ फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या आएगा, √5², तो ये आ जाएगा √21, ठीक है। या जिनका भी एग्जाम है 29 को, वो सारे लोग इसको याद कर लेंगे अच्छी तरीके से कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो अभी तक क्या हो रहा था, ये सीक्रेट वैसे लगभग सभी लोगों को पता है, 7-8 पेपर है उनके पास, वही पेपर वो जंबल करके या उसी के क्वेश्चन जंबल कर करके नया पेपर बना करके दे देते हैं, ठीक है। अगर इस बार वो ना जाग गए हो तो इस बार भी वैसे ही करेंगे, और अगर जाग भी गए होंगे तो भी क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे ही मिलने वाले हैं, ऐसे मतलब इससे डिफिकल्ट लेवल नहीं मिलेगा, इसी लेवल का मिलेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि जितने पेपर हम सॉल्व करेंगे अगर तुम्हारा लक बहुत अच्छा हुआ तो उसी में से तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरा, अगर लक खराब हुआ तो उसके जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने टैलेंट पे भरोसा करके जाना, चीटिंग पे भरोसा मत करके जाना। ये रट तो लो ही, लेकिन फिर भी मैंने इतने दिनों से, पिछले 8-10 दिन से जो क्लासेस लगवाई हैं कुलदीप सर की, वो इसीलिए लगवाई थी कि आपका जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं यार। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 6561, फिर लिखा है 81, फिर लिखा है x, फिर लिखा है 3, 27। वो 27 कैसे आ रहा है, थ्री का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 81 का स्क्वायर, 9 आएगा। अब देखो जैसे ये है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू, गुड, मतलब तुम लोगों ने ट्राई कर लिया है इसका मतलब ये है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा जिसने भी ट्राई नहीं किया है, जिन्होंने ट्राई कर रखा हो तो फटाफट बता देंगे सर ये इसका आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या, ये मैंने वैसे इस तरीके के पेपर पहले भी सॉल्व करवाए हैं। हाँ, घुमा के बनाया, एग्जैक्टली exactly। ये क्वेश्चन 12th क्लास का क्वेश्चन बोला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये भी 10th क्लास में पूछ लेते हैं। इस तरीके करने का तरीका क्या है, आप x/a लिखोगे तो आ जाएगा cos क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहां से जब आप cos थीटा निकालोगे तो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, x/a होल पावर 1/3। इन द सेम वे जब हम y/b निकालेंगे तो y/b क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा sin क्यूब थीटा। तो जब हम यहाँ से sin थीटा निकालेंगे तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, y/b होल पावर 1/3। ये दोनों आ गए। अब हमें क्या करना होता है, हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करना चाहता हूँ, cos थीटा की जगह ये और sin थीटा की जगह ये डालूंगा तो पावर 2/3 में आ रही होगी, और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर?
ये ऐसा क्वेश्चन आईएमयू में भी पूछा जा सकता है तुमसे, इसी तरीके का क्वेश्चन। तुम देख रहे हो 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 3 स्टेप का है क्वेश्चन। ठीक है, ऑड वन आउट टर्मनिक। ठीक है, tidal currents are driven by see, Bob rented at A's Auto for $60 per day। ए कोई एक इंसान है, बॉब ने उसका ऑटो रेंट किया और कितना पैसा देने वाला है वो? $60 देने वाला है हर दिन, और प्लस 0.25 पर माइल। मतलब वो दिन का तो खर्चा अलग है ही है, लेकिन जितने माइल वो चलेगा उसके लिए उसको कितना देना? $0.25। If he rented for 3 days and was charged $206, 3 दिन के लिए अगर उसने लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 3 दिन के लिए लिया तो $180 तो उसके पैसे ही हट गए होंगे। ठीक है ना, इतने डॉलर तो उसने पहले ही हटा दिए। अब बचे कितने? 206 में से तो $26 जो है वो ही उसने यूज किया है किस चीज के लिए? डिस्टेंस के लिए, कि वो कितना डिस्टेंस चला है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बताओ कितना डिस्टेंस चला होगा। तो 1 मील के लिए कितना जाना पड़ता है? $0.25 मतलब $0.25 लग रहा है। तो $26 कितने के लिए लग रहा होगा? तो 26 डिवाइडेड बाय 0.25 करोगे, यहां से 2 जीरो लगा दो, बता दो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, याद रहेगा कि बॉब जो है वो 104 मील चला था। इफ अल्फाबेट P Q R and S डिनोटेड, अब देखो P क्या कर रहा है? प्लस, Q क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, R भी प्लस कर रहा है। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा, मुझे ऐसा डाउट है कि कुछ गड़बड़ है इसमें। एक होगा डिवीजन वाला और एक होगा प्लस वाला। ठीक है, बट जो भी होगा आंसर तो तुम निकाल सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे तो बॉड मास लगेगा और कुछ तो नहीं लगने वाला। ये गलती से दोनों ही प्लस लिख गए यहाँ पे, लेकिन दोनों प्लस होंगे नहीं, एक होगा डिवीजन और एक होगा प्लस। वैसे चलो हम लोग चाहे तो एक बार चेक भी करके देख सकते हैं कि दोनों पे P और R दोनों को प्लस लगा करके देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब आप देखोगे यहाँ पे 4 Q की जगह पर मल्टीप्लाई, 18 P की जगह पर प्लस 6, R की जगह पर प्लस 2, S की जगह पर -12। तो अगर तुम इतने को देखो तो 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 72? नहीं 72, हाँ ठीक। और ये कितना होगा? -4, तो आंसर होना चाहिए 68, जो कि यहाँ पे आ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो दिया गया था वो थोड़ा कुछ गड़बड़ था, वो हमें कॉम्बिनेशन बना करके देख। बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ रहा है। A ship starts from position A, देखो इसने याद कर रखा साउथ ईस्ट, पहले पढ़ तो लेने देता। यहां बना लेते हम लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ए जो है वो पहले 100 मीटर, 100 माइल, यस 100 माइल जो था वो कहां गया? ईस्ट की तरफ गया। और फिर इसके बाद ये 48 माइल्स, ये कुछ 48 माइल्स साउथ की तरफ गया। ठीक है, पहले ईस्ट गया था, फिर ये साउथ गया। शशिकांत को क्या हुआ है? गर्मी में कोल्ड हो रहा है। ठीक है, देन ईस्ट फॉर 48 माइल। अब इसके बाद फिर से ये 48 माइल कहां गया? ईस्ट गया। और फिर फाइनली साउथ गया 100 माइल। मतलब ये फालतू में घुमा रहा था। ये ऐसे भी कर सकता था कि सीधे यहां था और सीधे यहां था। ठीक है, विद रेफरेंस टू पोजीशन ए, पोजीशन ए ये थी। अब वो पूछ रहा है कि बताओ इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, तो तुम्हें फाइनल पोजीशन ये दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या दिख रही है? साउथ ईस्ट। ठीक है ना, अगर वो डिस्टेंस भी पूछेगा तो कैलकुलेट कर सकते हो। Which among the following numbers is not a perfect square? श्योर, ए किसका स्क्वायर है? 1/10 का।
देखो ऐसे समझ लिया करो, ये इसने बिल्कुल सही तरीका बताया, नहीं तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से बताया, इसने एक और अच्छा तरीका बता दिया। डेसिमल हटा दो, नीचे जीरो लगा लो, तो 1/100 आ जाएगा। 1/100 तो 1/10 का स्क्वायर होगा। और ये क्या रहा 1/1000, 1000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो वहां से नहीं तुम्हें डेसिमल वाले वे पे। Which of the following scripts will be identified to its mirror image? Identical. कौन सी वाली स्क्रिप्ट जो है वो अपनी मिरर इमेज की आइडेंटिकल होगी? तो क्लियरली दिख रहा है बी होगी, ठीक है। ये एक सेकेंड, क्विक टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू स्लाइड चेंजेस, हाँ बी होगा, बी होगा, बी होगा। 26वें का भी बी होगा, मैं 26वें की बात कर रहा था। क्विक, मैं 25वां नहीं बता रहा था। 25वां तो तुम्हें वैसे ही दिखाई पड़ रहा है ना कि यहाँ मिरर लगाओ और इमेज बनाओ, एक ही जैसा बनेगा। मैं बता रहा था 26वां, क्विक टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू स्लाइड चेंजेस, सिग्नल्स और इन्फ्लुएंसेस। रिएक्शन तो नहीं हुआ, रिएक्शन दोनों में डिफरेंस है। सेंसिटिव बोल सकते हो, यस सेंसिटिव ज्यादा अच्छा लग रहा है, एडेप्टिव नहीं है उतना सही। एडेप्टिव, सेंसिटिव इज द करेक्ट वन, सेंसिटिव इज द करेक्ट वन। अ मैन इज रोइंग हिज बोट अवे फ्रॉम अ क्लिफ। ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है गड़बड़ है, जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन में गड़बड़, बट फिर भी हम लोग चेक करेंगे। मैन इज रोइंग हिज बोट अवे फ्रॉम अ क्लिफ, एक क्लिफ है जो 150 मीटर हाई है। मैं एक बार चेक करूंगा कि ये गड़बड़ है या नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। Within 1 hour of rowing, it is observed that the angle of elevation of the cliff as observed from the board reduces from 60 degree to 45 डिग्री। देखो यहाँ पे जब ये था तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, और 1 घंटे तक चलने के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो हो गया 45 डिग्री। ये बोल रहा है, पहले वो यहाँ पे ए पे था और अब वो यहाँ पे बी पे आ गया है। इसको हम बोल देते हैं ये पी और क्यू है। और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है, कितनी देर में ट्रेवल करी? 1 घंटे में ट्रेवल करी, ठीक है। तो बोल रहा है कि बोट का स्पीड कितना होगा, मीटर पर आवर में निकालना है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए कि ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि 1 घंटे में इसने यही चला है, ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल गई तो हमारा काम हो गया। ये सुनो, कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस? पहले ए क्यू निकालना होगा। ए क्यू निकालना होगा तो इसमें tan 60 डिग्री लगाएंगे। तो जब हम tan 60 डिग्री लगाएंगे तो tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा? 150 अपॉन ए क्यू। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। तो ए क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 अपॉन √3। फिर क्या निकालना होगा? बी क्यू निकालना होगा। अब क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होनी चाहिए। तो बी क्यू तो आपको डायरेक्टली मिल गया, कितना मिल गया? 150। तो अब आपको बी ए कितना मिलेगा? 150 माइनस 150 अपॉन √3। तो आप क्या बोलोगे कि ए बी जो है वो कितना हो जाएगा? वो होगा 150 माइनस 150 अपॉन √, ठीक है। अब तो ऐसा भी कर सकते हो, ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं है, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो थोड़ा सा, तो आंसर दिखेगा तुम्हें, ये आएगा 50 √3। जो भी ए बी का डिस्टेंस है के हिसाब से अगर हम पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 आवर, मतलब जो भी डिस्टेंस आ रही है वही हो जाएगा मीटर पर आवर के हिसाब से। तो तुम देखोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यस और नो? A cereal company decided to increase the height of its boxes by 30% and reduce the width in order to maintain the same volume initially. अच्छा, सेम वॉल्यूम। अब मेरे ख्याल से देखो ये अगेन इन्होंने लिखने में गड़बड़ करी। जहां तक मेरा आइडिया कि यहाँ पे डॉट होना चाहिए। इनिशियली लेंथ, हाइट और विड्थ दिया हुआ है। व्हाट विल बी द न्यू विड्थ ऑफ बी? व्हाट विल द न्यू लेंथ, न्यू विड्थ बी इफ द लेंथ स्टेज द सेम? लेंथ में कोई भी चेंज नहीं किया गया, ये तो सेम ही है, ठीक है। अब किस में चेंज किया गया है? हाइट और विड्थ में। और उसने क्या बोला है कि हाइट 30% इंक्रीज कर दी गई है। हाइट जो है 30%, अब 40 का 30% कितना होगा? 12, ठीक है। तो यानी कि अब इसकी जो नई हाइट हो गई है वो कितनी हो गई है? 52 हो गई है।
और पुराना वाला जो वॉल्यूम देखेंगे वो कितना होगा 20 इंटू 40 इंटू 30, ये होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम को वैसे भी वो चेंज कर नहीं रहे, वॉल्यूम तो सेम ही रखेंगे। हाइट इन्होंने ये कर दी है, लेंथ में कोई चेंज किया नहीं गया है, तो अब विड्थ में ही चेंज हुआ होगा। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू विड्थ, तो विड्थ निकालनी है 20 20, तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। डब्ल्यू का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा ये 1200 और डिवाइडेड बाय 52। 1200 नहीं भी करना हो तो भी तुम कर सकते हो, मतलब क्योंकि 4 और से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो नीचे आ रहा होगा 13 और ये आ रहा होगा 300। अब 300 डिवाइडेड बाय 13 बताओ कितना आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से जा रही है, 1,5 से जा रही है और दूसरी 3,9 से जा रही है, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू दैट लाइन पासेस थ्रू। अच्छा, अब दूसरी लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रही है, 0,-2 से। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सौरभ से पूछते हैं। सौरभ क्या बोल रहे हैं? पॉइंट की इक्वेशन कैसे बनेगी? पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बन सकती है। पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट की इक्वेशन थोड़ी ना होती है। वो लाइन का फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट फॉर्म जो होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है। तो तुम्हारे हिसाब से हम x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, तो ये ऐसा आ रहा होगा y माइनस y1 y2 माइनस इंटू x माइनस x1, ऐसा। उससे ए बी की इक्वेशन निकल गई। अब बताओ क्या करोगे आगे? 1 पॉइंट फॉर्मूला कौन सा होता है? तो इसका स्लोप कहाँ है तुम्हारे पास? यार एक से पूछने तो, मैं तुम्हारा नंबर आएगा, जो भी बोल रहा है उसका नंबर मैं लेकर के आऊंगा। इसका स्लोप कहाँ है तेरे पास, ये बता। इक्वेशन आ गई इससे, क्या आएगा इस इक्वेशन का स्लोप, क्या दिख रहा है तुझे? भाई ये ऑनलाइन वाले यार अपना माइक म्यूट कर लो, तुम्हारे घर की आवाजें आ रही हैं यहाँ तक। हाँ हाँ, इसका स्लोप क्या होगा? इसका तो आ गया 2, इसका क्या होगा? ये जो लाइन थी ए बी, इसका जो स्लोप है m1 दैट इज 2। अब ये जो लाइन है पी क्यू, हाँ, तो क्या होगा? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, m2 क्या होगा? हाँ बताओ क्या होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। मैंने तो 2 बता दिया कि m1 है 2। अबे -1/2 होगा। ठीक है, तो अब इसका स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गया, यहां से हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और यहां से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर हम दोनों लाइंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। यही बोल रहा है ना तू? ये पॉइंट आ गया, हम बोलेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 करेंगे, और फिर इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तुम्हें नहीं लग रहा है थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया है? फील तो हो रहा होगा, हो रहा है ना? बैठ जाओ, होना भी चाहिए फील थोड़ा सा। शॉर्टकट कोई बताएगा? देखो लॉन्ग वाला तो मेथड सबको पता चल गया है, शॉर्टकट ये बताएगा जयदीप। एग्जैक्टली तो देखो इसने कितना सही दिमाग लगाया। इसने बोला कि एबी की इक्वेशन मिल गई है तुम्हें, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो भी किस पे होगा, एबी पे ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एबी को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इनमें से ऑप्शन पुट करके देखो कौन सा वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन तो सिंप्लीफाई होकर के आपके पास आएगी ना, y माइनस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1। अब जरा देखो x और y की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू रखता हूँ तो क्या होगा, -1 -5 क्या आएगा, -6। और वो -2 यहाँ पे रखोगे तो -2 -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, वो भी आ जाएगा -6। मतलब ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब पहले ये देखो कि क्या और भी कोई तो ऐसा नहीं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, क्योंकि अगर एक से ज्यादा पॉइंट भी तो हो सकते हैं ना इस लाइन पे, वो भी तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ज्यादा पॉइंट मिल गए तो फिर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। बट फिलहाल देखा जाए तो तुम्हारे लेवल पे जो क्वेश्चन आता है उनमें से एक ही ऑप्शन होता है जो सेटिस्फाई
उसके अलावा दूसरे तरीके भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे इसने बोला कि सर इसका स्लोप है 2, तो इसका स्लोप -1/2 आना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। हम ऑप्शन में से उठा करके 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके देखते हैं किससे आ रहा है -1/2। तो तुम ये वाला पॉइंट लगा करके देखो, तुम्हें -2 आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ मुझे। -1/2 आप देखो यहां से क्या करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। यहां से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो उतना लेंदी मेथड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एक आध इक्वेशन निकाल लो और उसी को बीच में यूज कर लो, तो ये हो जाता है अपना शॉर्टकट मेथड। इज दैट क्लियर? ओके, ये शायद हम लोगों ने पहले किया था ना। हाँ, कवर था इसका आंसर। A cliff and a tower are based on same ground level। इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन किसी पेपर में गलत है, ये मुझे याद है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते जाएंगे। क्लिफ एंड टावर, देखो एक क्लिफ है और एक टावर है, ग्राउंड लेवल पे है दोनों अभी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं बड़ा, पहले स्टेटमेंट में नहीं पड़ा पता। बोल रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 25 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि टावर ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि क्लिफ जो है वो 25 मीटर की है और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर का। तब जब हम यहां पे भी खड़े हो जाते हैं तो भी हमें क्या करना पड़ता है, तो भी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब ये एंगल जो हम बोल रहे हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा, डिप्रेशन के इक्वल है। डिप्रेशन का मतलब जब हम इसका बॉटम का वो बनाते हैं ये, तो वो इसके इक्वल आता है, मतलब ये थीटा, तो इसका मतलब आ गया कि ये भी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताओ टावर की हाइट कितनी होगी, 50। क्योंकि देखो 25 तो यही हो गई है, ध्यान से देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 25 है ये थीटा, तो थीटा के सामने वाली लेंथ कितनी हो गई, ये 25 हो गई है। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 25 हो गई होगी। और अगर हम बोलें कि ये ट्राइंगल जो ABC है वो इस APQ के लिए कैसा है, सेम सेम ट्राइंगल है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल, और वैसे तुम इक्वल भी बोलोगे तो भी चलेगा कि ये वाला जो ट्राइंगल है, क्योंकि थीटा 25 यहाँ दिख रहा है, थीटा तुम्हें यहाँ दिख रहा है 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन दिख रही है, तो कैसा हो गया, तो ये वाला अगर थीटा के सामने 25 है तो इधर थीटा के सामने भी कितना होगा, 25 होगा। तो अब ये क्या हो गया, 25 + 25। हाँ, अब देखो जैसे ये रेफरेंस फिगर वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये सिनर्जी में भी बहुत पूछे, रेफरेंस फिगर वाले जो देखने में हमें बहुत डर लगता है। मतलब जब पहली बार लास्ट टू लास्ट ईयर वाले बच्चे कर रहे थे तो वो बहुत ही डर रहे थे, अरे सर ये वाले क्वेश्चन करा दो, ये वाले क्वेश्चन करा दो, ये बेकार होते हैं, 2 कौड़ी के क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता। केवल ध्यान से इसकी ये लैंग्वेज पढ़ लो तो अपने आप खत्म हो जाता है क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर शोज द नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स पर 1000 पीपल फॉर कंट्रीज A to M। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना ये डेटा, ये ABCD ये सब कंट्रीज है, और ये कंट्रीज कौन सी है, इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, जैसे A कंट्री में क्या है, यहां तक जा रहे हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स पर 1000 पीपल, 1000 लोगों में कितने लोगों पे पैसेंजर व्हीकल है। Which of the following countries has passenger vehicle per 1000 people more than countries I and J but less than E and F? कहां से आ रहा भाई तू, I और J से ज्यादा। अब देखो I और J से, ये है I और J, कलर में इधर दिखा देता हूं, ये है I और J। ऑब्वियस सी बात है कि I और J से ज्यादा का मतलब क्या है, सीधा सीधा I से ज्यादा, क्योंकि I से ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स J से ज्यादा होगा। I से ज्यादा मतलब एक लाइन तो हमने ये बना दी, ये I से ज्यादा वाली लाइन, और किससे कम, ए किसे किसे, ई और एफ, ई और एफ, ये है ई और एफ, इससे कम। तो सीधी सी बात है कि ये अपना ई वाला लिमिटिंग है, क्योंकि ई से कम होगा तो ऑब्वियसली एफ से कम तो होगा ही होगा। तो अब यहां पे देख लो कौन सी कम, जी आ रही है, एच तो नीचे है,
जी ओनली जी। एच जो है वो इससे नीचे है, आई से नीचे है। आई और जे से ज्यादा का मतलब क्या है? आई से ज्यादा, क्योंकि आई से ज्यादा होगा तो जे से ज्यादा अपने आप होगा, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि जे से ज्यादा। क्यों? क्योंकि जे से ज्यादा होगा तो हो सकता है आई से कम हो, इसलिए एच नहीं लेना है, सिर्फ जी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? केवल डेटा पकड़ना होता है यहाँ पे और क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाता है। ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि t इक्वल टू रूट ओवर -1, मतलब वो आयोटा वाली चीज दे दी है, आयोटा इमेजिनरी नंबर याद है ना, आयोटा आई इक्वल टू क्या आता था? रूट ओवर -1। आई स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? -1। आई क्यूब करोगे तो क्या आएगा? -आई। आई पावर 4 करोगे तो क्या आता था? 1। ये सब यहीं से आता था। अब वो बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस आई या 5 माइनस टी। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/5 माइनस टी या आई, जो भी लिख रहा हूं। अब ऑप्शन में ऐसा तो कहीं कुछ लिखा है नहीं, या लिखा भी हुआ तो 5 प्लस टी लिखा हुआ है, 5 माइनस टी नहीं लिखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 प्लस टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर क्या आएगा? 5 प्लस टी तो रहेगा ही रहेगा, इधर क्या आएगा? 25 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आएगा 5 प्लस टी, और 25 माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, तो +1 बन जाएगा। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, 5 प्लस टी डिवाइडेड बाई 20। ऐसे क्वेश्चन IMUCT में लास्ट ईयर 4 आए थे, ऐसे वाले क्वेश्चन एकदम, जो बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूला बेस थे। समझ में आ रहा है? पहले ही बता दिया उसने डी। कौन सा मिरर इमेज के, कौन सा अपने उसके, एक सेकेंड, रेफरेंस फिगर अमंग द 4 इमेजेस ABCD व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिकल। मिरर इमेज के आइडेंटिकल नहीं है, सी होगा, डी नहीं होगा। सी, सी मिरर इमेज के आइडेंटिकल नहीं है।